बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत स्पोर्ट्स की बैठी हुई है बतौर गेस्ट। बगैर किसी तवक्कुफ के मैं फ़ौरन तारुफ करवाऊंगा नसीम राजपूत साहब का। जनाब मिसबा भाई, कैसे नसीम भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने वक्त मोस्ट निकाला। वेलकम। नसीम भाई बड़े मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और दुनिया इनको जानती है माशाल्लाह। तो नसीम भाई ये बताइए कि मीडिया में आना कैसे हुआ और स्पोर्ट्स ही क्यों? मीडिया में आना एक हादसा था। हालांकि मैं मास कम्युनिकेशन से ही मास्टर्स कर रहा था। मैं नहीं, मेरे बड़े भाई भी उसी क्लास में पढ़ते थे और मेरे एक कज़न है, वो इंग्लिश और उर्दू वर्जन होते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, तो वो इंग्लिश में थे, हम दो उर्दू में थे। तीन भाई एक बैच में बड़े मशहूर थे। एक वो हमारे ताया के लड़के थे, बाकी वो दोनों नहीं है, वो दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई सहाफ़त में जाके जो है वो बजाय इसके कि करें, हाँ बजाय से हम अपना काम ही कर लें। लेकिन मैं हादसाती तौर पे इसलिए कहता हूँ कि अपने माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ है नहीं इस दुनिया में। अभी बड़े याद करता हूँ मैं अपने अब्बू को, तकरीबन कोई 1 महीना पहले उनका इंतकाल हुआ। वो उनकी डांट थी। ऐसा हुआ कि मैं हैदराबाद में दादा दादी के पास रहता था और जब मैं यहाँ पर आया तो वही एक आदत पड़ी हुई थी लड़ने लड़ाने की, ऐसी और बिल्कुल आतंकवाद किस्म की। तो मुझे अपने अब्बू का वो जुमला याद है। एक दिन क्या हुआ कि एक दफ़ा लड़ाई हो गई, फिर बचत हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि अब्बू भी बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मेरी लड़ाई हुई तो लड़के का उसका सर फट गया, उसकी वालदा अपने घर ले आई। बस अब्बू ने चप्पल उठाई है और बहुत उस वक्त वो एक, मैं कह रहा हूँ ना, वो एक डांट, एक माँ बाप की मार, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उन्होंने लगाए मुझे ठीक ठाक 4, 6, 8, पता ही नहीं चला हुआ क्या एक लम्हे में ना। कहने लगे कि क्या समझते हो अपने आप को। उन्होंने मुझे समझाना ये था कि भाई ये हालात देखो, वो 90s का दौर। अच्छा, हम हैदराबाद में, वो ताया हमारे थे, पॉलिटिक्स में भी थे, तो ज़रा एक न्यू होके घूमना है, तोड़ थी। हाँ, तो उसमें जब वहाँ यहाँ पर आए तो अब्बू ने मुझे कहा, कहने लगे कि समझाने के लिए, उन्होंने कहने अपने आप को समझो, तुम क्या कर रहे हो, किस सिमत में चल रहे हो, अपनी औकात जो है ना वो दिन में। अच्छा, कुछ 2-3 चीज़ें उन्होंने कही। उस वक्त कोई खलनायक फिल्म नहीं आई थी इंडिया की, तो वही ये भी जुमला मुझे बोला कि नहीं, खलनायक समझता है अपने आप को, क्या समझते हो तुम। और एक बात जहन में रखो कि जो है ना अपना सच्चाई तुम्हारा बाप कमाता है और तुम खाते हो, इस बात को जहन में रखो, क्या चौड़े हो के घूम रहे हो। अच्छा, वो बात उस लम्हे में तो मुझे बहुत लगी। मैंने कहा यार ये क्या कह दिया मुझे, भाई हर वालिद ये काम करता है। लेकिन आज समझ में आता है क्या दुआ होती है उस डांट में, क्या दवा होती है उस डांट में। खैर मैं उठा, मैं अखबार चला गया। अच्छा, वहाँ मुझे कोई कबूल करने को तैयार नहीं कि वो जमात इस्लामी का अखबार था जसारत। अब वहाँ एक मेरा दोस्त काम करता था, मेरा 1 साल जूनियर था, वो काम करता था। तो खैर वहाँ पे उन्होंने कहा, कहने भाई इनका तो कोई और सियासी तंजीम से ताल्लुक पिछले से नज़र आ रहा है, तो इनको कैसे हम जो है ना वो बर्दाश्त करेंगे। खैर मैंने 3 साल वहाँ काम किया एज ए स्पोर्ट्स हेड। बड़े भाई वो दोस्तों ने मदद की कि ऐसा नहीं है और हम जानते हैं ये। एज ए स्पोर्ट्स हेड काम किया। वहाँ से फिर सहाफ़त का स्टार्ट हुआ। फिर मैं भी दरमियान में सोचता था कि यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर खैर अब और दूसरा कोई काम ही नहीं आता था, क्या करें। फिर मुख्तलिफ़ अखबारात में, न्यूज़ एजेंसीज़ में काम करते रहे। फिर प्रेस क्लब में बैठा हुआ था मैं, तो वहाँ पे मुझे एक ने कहा कि यार एक झंग ग्रुप का कोई टीवी चैनल आ रहा है, सब जा रहे हैं, तुम भी ट्राई कर लो। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं भी गया, जाके CV डाल के आ गया। उन्होंने कहा भाई कल आपका इंटरव्यू में गया, वहाँ हो गया। फिर वो कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं कोई एक टर्निंग पॉइंट लाते ही लाते हैं। वो एक, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ हो गया। फिर 21 मुल्कों में मैंने जियो का माइक पकड़ा। पर ज़ाहिर है जियो की अथॉरिटी आपको पता है आज भी उतनी ही है जितनी थी, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत ही थी जब वो नया, कोई और कंपटीटर नहीं था। तो फिर मैं जाके काम किया, ओलंपिक से लेके सारे काम किए। तो बड़े बड़े मैं अल्लाह ताला ने बड़े मौके दिए काम करने के। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में था उस वक्त, मैं जर्मनी गया हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप कवर करने। तो वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में परवेज़ मुशर्रफ आए थे, ख़िताब कर उन्होंने पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म थे कि जिन्होंने ख़िताब करना था यूरोपियन पार्लियामेंट से। तो वो मुझे कवर करने का मौका मिला। वहाँ मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, जो हमारे फिर हालांकि PJ मीर उस वक्त एयरवाई के लिए कर रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कंपटीशन था, अच्छे दोस्त भी हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ज़िंदगी में, होती चली गई। फिर ज़ाहिर है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ ही जाते हैं। ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, इंडिया के इतने टूर किए, मेन टूर्स इंडिया के, जैसे
सानिया शुएब की शादी कवर की थी, उसकी बड़ी हाइप बनी हुई थी, पहला IPL कवर बस नहीं चला था, वरना वो DSNG खड़ा करके कैमरा अंदर भी लगा देते। वाकई में हशर बिगाड़ दिया था जियो ने। क्या हुआ, कोई खबर मिली है? भाई पागल हुए हुए हैदराबाद दक्कन में इधर से उधर भागते फिर रहे, कोई चांस नहीं था, कोई खबर नहीं मिल रही। भाई क्या करें। सबसे बड़ी खबर मुझे वहाँ मिली थी, हालांकि मैं जो मिसबा अगर आपके पास टाइम हो, बड़ा ज़बरदस्त एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब वहाँ पे ना बड़ी पाबंदी लगी हुई, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पाबंदी लगी हुई, आप सोच नहीं सकते। कोई हाथ नहीं आके दे रहा। वो शुएब मलिक के बहनोई मिले, उन्होंने कहा कि मैं शुएब मलिक की वालदा का इंटरव्यू करा देता हूँ। मैं कहा यार वही करा दो, वो भी नहीं मिली। एक जो मेरी सबसे बड़ी उस टूर की अचीवमेंट थी वो ये थी कि मैंने जाके सानिया की प्रिंसिपल का इंटरव्यू किया था स्कूल जहाँ से वो पढ़ी थी। लेकिन अब फिक्र ये कि शादी में कैसे जाएं, तो फिरदौस आशिक अवान साहब आई वहाँ पे, तो मीडिया अलाउ नहीं था अंदर। तो अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा से मैं मिला, मैंने कहा कि एक आध छोटा सा उनका शॉट लेके भेज दिया। वो शादी में शिरकत के लिए आई थी, ताज वाज सानिया को पहनाने के लिए आई थी। तो मैंने कहा मैडम कहना कि नहीं मेरे साथ चलना अंदर। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल चलेंगे। मैं अब तैयार होके गेट पे हमने किया, और उसके बाद मैं और मेरी एंकर फातिमा सलीम जो अभी जियो में काम करती हैं बहुत अच्छा, हम दोनों थे, हम दोनों अंदर। अब शुएब मलिक खड़ा हुआ, शुएब ने मुझे ऐसा देखा, बराबर में सानिया खड़ी हुई करके, उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अंदर आ गया। उसने कहा नसीम भाई आप कैसे? मैंने कहा भाई आपने दावत नहीं दी तो दावत तो आई जाती है कहीं ना कहीं से। कहता है नसीम भाई एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो कंट्रोल में है, तो कोई कैमरा भी नहीं निकालिएगा, मोबाइल भी नहीं निकाल के कोई तस्वीर बनाइएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी इस तरह की, क्योंकि वो सब चीज़ बिकी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्पॉन्सर थी। अच्छा, वो फातिमा ने जाते ही ना वो बीपर देना शुरू कर दिया ना, इस वक्त सानिया ने ये कपड़े पहने हुए और ये उनकी ज्वेलरी है और ये है वो है। इतने में वो दो बंदे आए, उन्होंने आके फातिमा को कहा, कहने लगे कि फातिमा भाई उसको बाहर। अब मैंने फातिमा ने मेरी तरह देखा, मैंने कहा छुप करके जाओ ना, मैं भी बाहर ही आ रहा हूँ तुम चले जाओ वो बाहर। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ कि अब वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है ना वो वहाँ पे ज़ाहिर इंडिया के सारे मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए थे, तो वहाँ एक पत्थर गोश्त बना हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त डिश है हैदराबाद दक्कन की। वो इतना बड़ा पत्थर होता है, उसके नीचे आग जलती है, फिर ऊपर गोश्त रख के पकाते हैं, तो सुबह से पकता है वो रात तक पकता है। वो इतना लजीज था, मैं खा रहा बैठ के खाना। इतने में भाई कोई फिरदौस आशिक अवान साहब के कोई सेक्रेटरी आए, आके कहने लगे कि ये मैं आपके एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके शो में बता रहा हूँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि उनसे डर ही लगता है। तो वो आए मेरे पास, कहने लगे कि मैडम आपको बुला रही हैं। अच्छा, उसी होटल में मैडम ठहरी हुई थी। तो मैंने कहा मैडम से कहा मैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो फिर वो आ गए एक सेकंड में, अभी खाना में कहने लगे कि मैडम कह रही है मेरे साथ ही खाना खा लें। तो मैं कहा कि भाई मैं खाना खा के ही आऊँगा। अब मैं बैठ गया हूँ, मैं खाना खा के आऊँगा, मैं ये कह दिया हूँ। अब मैं ऊपर गया, वही पत्थर का गोश्त इतनी बड़ी थाल भरी हुई थी, मैडम खा रही। मैं देखा, मैं माशाल्लाह वो बहुत माशाल्लाह जिंदा दिलें खुश खुराक हैं। कहने लगी राजपूत साहब ये देखें हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, मैं क्योंकि अपना फोकस था शादी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी नहीं बताऊंगा तो आगे तो बताऊंगा ही। बिल्कुल। तो कहने लगी कि क्या देखा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं कहा मैडम क्या हुआ? कह रही देखें मैं ताज लेके बैठी रही इतनी देर तक, और उसको देखो शुएब को सबसे मिल रहा है, मैं नजर नहीं आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैडम अब आप बताएं क्या करना है। कि नहीं आप ये खबर चलाएं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर, वो उस वक्त पॉपुलेशन की मिनिस्टर थी। तो कह रहे हैं कि आप खबर चला दें कि रिस्पेक्ट नहीं हुई। मैंने कहा मैडम मैं खबर कैसे चला दूं, आप मुझे बताएं। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात आप देखें कि पूरा बुलेटिन सिर्फ उस शादी में चल रहा है। एग्जैक्टली, हम नेगेटिव न्यूज़ का चला दें। मैंने कहा मैडम मैं अभी आपका रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं वो भिजवा देता हूँ, आप जो कहती हैं वो चला देते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपका बीपर करवा लेता हूँ, आप जो बात कहेंगे। कहने लगे नहीं मैं कैसे कहूँ, कल मुझे 2-3 तकरीबात में जाना है, मैं यहाँ मेहमान आई हुई हूँ, मैं कैसे ये बात कह सकती हूँ। आप तो कह सकते हैं ना कि लिफ्ट नहीं कराई गई और ये नहीं प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। मैं कहा मैडम ये मैं नहीं कर सकता। मैं कहा असल में क्या कि मैं अगर भेज भी दूंगा नहीं चलेगी वहाँ पे, तो वो चलेगी नहीं। बिल्कुल। और दूसरा इस वक्त के जो ताल्लुकात चल रहे हैं, ये मेरा अपना दिल गवारा नहीं कर रहा कि मैं कोई नेगेटिव न्यूज़ चलाऊं। लेकिन हाँ आपका वर्जन है, आप मुझे दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। बिल्कुल। तो फिर नहीं मैं तो नहीं, और ये वो फलाना। तो मकसद है कि ज़िंदगी के किस्से बहुत बड़े हैं। पहली मरतबा में शाहरुख खान को किसी माइक पे पाकिस्तानी चैनल के मैं लेके आया था। गुड। ये 2007 वर्ल्ड कप में जोहान्सबर्ग में मैं लेकर आया था। ऐसे ज़िंदगी में बहुत काम किए। जिस वक्त मैंने शर्मिला टैगोर का इंटरव्यू किया था, व्हेन शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड,
इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड का सरबराह होना वैसे ही, फिर वो नवाबजादी, नवाब पटौड़ी की बेगम। तो मोहाली में मैंने ये इंटरव्यू किया था। तो ऐसी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे गुजरते गुजरते आज आपके सामने बैठे हैं। अच्छा भाई, इतना अरसा स्पोर्ट्स करने के बाद आपकी नज़र में पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही को क्यों स्पोर्ट्स माना जाता है, बाकी स्पोर्ट्स इवेंट को क्यों इतनी कवरेज नहीं मिलती? पैसा। देखें, हम तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं, हम तरक्की पजीर ममालिक में भी कहीं पीछे ही होते हैं। सबसे आखिरी ऐसे में लाजमी तौर पे बच्चे का रुझान उसी खेल की जानिब जाएगा कि जहाँ पर पैसा है। और दूसरा, माजरत के साथ शायद हम लोग ना अट्रैक्ट दूसरी चीज़ों से ज़्यादा होते हैं। एक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा, ये वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूँ, उन्होंने मिज़ा में कहा था कि हॉकी में और बाकी खेलों में आप जुआ ले आएंगे ना तो फिर देखिएगा वो खेल भी पाकिस्तान में बहुत ऊपर चले जाएगा। तो कहने का उन्होंने मिज़ा में कही थी बात, लेकिन 27 साल गुजारने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मैं आसिफ बाजवा भी, मैं और वो फ्लाइट से आ रहे थे, जो सेक्रेटरी पीएच, बिल्कुल जावेद मियादाद भी हमारे साथ ही थे उस वक्त जब हम आ रहे थे। तो मैं जावेद भाई, मैं आगे वाले बिल्कुल टॉप पे मैं और जावेद भाई बैठे थे, तो मेरे बराबर वाली जो गैप होता है उसमें आसिफ बाजवा बैठे हुए थे। तो कहने लगे कि मैंने कहा आसिफ, वाकई में एक साहब ने जो बात कही थी ना, इस पे अमल करो, इस पे अमल करोगे? कह रहे भाई क्रिकेट की तरह इसमें इतनी गुंजाइशें थोड़ी हैं, 35 मिनट के अंदर क्या करेंगे आप? नहीं, उसमें तो 6 बॉलों पे 6 ऑप्शन है, वाइड, नो, ये वो एग्जैक्टली। तो हमारी नेशन ना जरा इस चीज को पसंद करती है कि जिसमें थोड़ी सी जरा एंटरटेनमेंट का आंसर ज्यादा हो। शायद हॉकी सीधी सीधी है तो एंटरटेनमेंट नजर नहीं आ रही और फिर लोग उस जानिब नहीं आ रहे, ज्यादा है, पैसा लाना पड़ेगा। देखें, आपने जॉब्स बंद कर दी, पहले लोगों को नौकरियां मिला करती थी स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर, पहले स्पोर्ट्स कोटे पे एडमिशन हुआ करते, बिल्कुल। राशिद लतीफ़ NED से इंजीनियर बने, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आसिफ मुश्तबा और पता नहीं कौन कौन, इन लोगों के एडमिशन हो जाते थे तो एटलीस्ट वो खेल लिया करते थे कि चलो हमें दाखिला मिल जाएगा। हाँ, एक यूनिवर्सिटी डिग्री मिल जाएगी आपके पास रिपोर्टेबल, और साथ साथ जो है वो आप नंबर 2 आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, तो अब अगर आपने दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी हैं तो फिर तो अल्लाह ही बंदों को ले आए तो ले आए, वरना तो जाहिर सी बात है जहाँ पे माश के मसाइल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आदमी सुबह रात को सोच के कुछ और सोता है, सुबह किसी और कामों में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसकी फिक्रें इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है अपने बच्चों को पालने के लिए। हाँ। तो फिर ऐसे में तो फिर खेल तो बहुत पीछे रह जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो हम स्पोर्ट्स बात करते हैं, साथ साथ पहले आपने देखा है, आपको मैंने देखा है खासतौर पर ऑब्जर्व किया कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो जो खिलाड़ियों के डिटेल है या उनके रिकॉर्ड याद रखना, ये कैसे होता है? खिलाड़ियों के रिकॉर्ड कैसे याद रखे जाते हैं? वो कहते हैं ना, गाते गाते गवैया बन जाता है। तो यही काम किया ना। अभी तो उम्र गुजर गई, अब ये शाहिद खान अफरीदी का कैरियर मेरे सामने शुरू हुआ, मेरे सामने कराची में उन्होंने आखिरी मैच खेला, मैं भी उस वक्त स्टेडियम में मौजूद था। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का कैरियर बनते हुए और ख़त्म होते हुए देखा है। तो फिर ज़ाहिर है उनके कैरियर पे ही बात करनी होती है, उनके रिकॉर्ड्स पे ही बात करनी होती है, उनके स्टैट्स ही डिस्कस करने होते हैं। ज़ाहिर है अब मैं एज ए सहाफ़ी टेक्निकलिटीज़ पे तो गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं तो स्टैट्स पे ही बात करूँगा। बिल्कुल। तो वो स्टैट्स इस वजह से याद हो जाते हैं आमतौर पे सहाफ़ियों को, और मोटे मोटे स्टैट्स याद रखते हैं, ज़्यादा बड़े मुश्किल वाले नहीं होते। वो बहुत सारे लोग हैं जो इंसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं, वो मैं नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मोटे मोटे याद आते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है, जितने भी एंकर से हमने बात की, उनसे जब बात की जाती है तो वो पूछते हैं कि स्पोर्ट्स एंकरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्यों? क्योंकि उसमें नाम बड़े मुश्किल होते हैं प्लेयर्स के। देखिए, मैंने फिर आपको क्या बात कही कि ज़रूरत इजाद की माँ है। जब आप बैठ के टेलीविज़न पे स्पोर्ट्स की एंकरिंग कर रहे होंगे तो आपको नाम याद करना पड़ेंगे, बिल्कुल, और ऑटोमेटिकली नाम याद होते शुरू हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ियों के प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर तौर पे अदा नहीं किए जा रहे होते। अब जैसे एक ऑस्ट्रेलियन टीम का जो कल अनाउंस हुआ, उनके एक खिलाड़ी है लिबोशेन, अब उनकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन लिबोशेन है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन उनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे मैच नहीं कर रहा होता, वो कुछ और ही होता है। पहले मैं उसको लिबोशेन को बोलता था लबेचेंगे, तो ज़ाहिर जब मैं पढ़ रहा था तो यही नज़र आ रहा था, लेकिन फिर मैंने गौर से टेलीविज़न पे सुना प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, जो वेस्ट इंडियन कमेंटेटर होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इंग्लिश का अलग है, इंडियन का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, सबके लहजे, इंडिया पाकिस्तान तो फिर मैच कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली कमेंटेटर्स के सबके अपने अपने लहजे हैं, सबके अपने अपना प्रोनाउंसिएशन है, उसको समझना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप फोकस करें,
और आप गौर करें और फिर उसके बाद आपको याद होना शुरू हो जाता है। फिर ज़ाहिर है मैंने ये तो याद करना नहीं है कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है तो ये याद कर रहे हैं। कराची में कितने थाने, ये तो मेरा शोबा ही नहीं है ना, तो भी ये तो याद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑडियंस को लिए एक बताऊँ मजे की बात, नसीम भाई सिर्फ एंकर और जो है रिपोर्टर ही नहीं है बल्कि बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर भी हैं। तो कमेंट्री करना जो है वो कैसे शुरू हुआ? मिसबा, आपको याद होगा जब हम लोग साथ में जियो में थे तो उस वक्त जियो की एक क्रिकेट टीम थी, अजहर अब्बास साहब भी खेलते थे और उसमें सारे डायरेक्टर शहजाद नवाज और जितने थे सभी खेलते थे। उसका मैं कैप्टन था और उसका मैं 12 साल कैप्टन रहा क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में पहले से खेलता हुआ आ रहा था, क्लब क्रिकेट और छोटी मोटी क्रिकेट का बहुत शौक था। अब भी मौका लगे तो मैच खेलना नहीं छोड़ता। अब ज़ाहिर है ऐसे बॉलर ज़रा चाहता हूँ कि जो घुटने से ऊपर गेंद ना आए, बस नीचे नीचे ही खेलते रहो। तो वो उसमें ना आपका सवाल क्रिकेट के हवाले से था। हाँ, कमेंट्री के हवाले से आ गए आप, कमेंट्री कब शुरू की? बस वो कमेंट्री जियो सुपर में काम करते थे, इतना अरसा काम किया, हर इवेंट में चले जाते थे। वो अल्लाह ताला जब मौका दे देते तो फिर आपको, वरना बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं इस दुनिया में। कभी हम उनको सुनते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उनके बोलने का अंदाज़ देखते हैं तो फिर कहते हैं यार ये तो बहुत आगे जा सकते थे, हमसे तो कहीं लाख करोड़ दर्जा बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। तो शुक्र का खाना होना चाहिए। हमें काम करने का मौका मिला, वहाँ पे मौका मिला तो फिर कमेंट्री भी आती चली गई, वरना ऐसे मुझे कमेंट्री का इतना ज़्यादा शौक नहीं था। और उस दिन भी आपने देखा होगा हम जो अभी कर रहे थे KTPL, आप हमारे साथ थे, तो उसमें मिसबा याद होगा कि मैं बहुत कम आता था कमेंट्री में। वो मैं उस वक्त जिस वक्त पैसे ले रहा होता हूँ, कहीं बाहर इवेंट कर रहा होता हूँ, यहाँ तो मैं डायरेक्टर मीडिया था, तो जहाँ पैसे ले रहा होता हूँ तो वहाँ पर तो वो मुझसे खूब रगड़ते हैं कमेंट्री में। लेकिन जहाँ मुझे मौका होता है कि मैं निकल सकता हूँ यहाँ से तो निकल जाता हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन कर ली, बाकी ऑन कैमरा काम कर लिया, लेकिन उससे मैं भाग जाता हूँ कोशिश करके। न्यूज़ अगर हम स्पोर्ट्स बात करें, स्पोर्ट्स एंकरिंग करना और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करना, आपको इन दोनों में क्या चीज़ पसंद है? देखिए, अच्छा एंकर वही बनेगा जो पहले रिपोर्टिंग करके आएगा। ग्रास रूट कहलाती है रिपोर्टिंग, बेस होती है। एक एक जगह पे आपने चप्पा चप्पा, अब मुझे कोई ये कहे कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कैसा है या मुझे कोई कहे कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कैसा है, अब जब तक मैंने उसको देखा नहीं है तो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। भी मैं सुनता था ईडन गार्डन कोलकाता 1 लाख का क्राउड आता है, वो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये क्यों इतना ज़्यादा मशहूर है, इसके रीज़न क्या दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली कहते हैं कि बस लगता तो बहुत अच्छा है एंकरिंग, हम बैठे हुए हैं जी कैमरे के आगे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, सब ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और आपकी जब तक बेस मजबूत ना हो, आपकी नॉलेज ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन ना हो, आप एंकरिंग नहीं कर सकते। मैं आज भी अभी भी 1 घंटा पढ़ के आ रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग, इसके बावजूद कि मैं रोज़ाना कवर कर रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन इसके बावजूद मैं रोज़ पढ़ के आता हूँ कि मैं नई बात के अपने नाजरीन के लिए कहूँगा, वो क्यों रुकेंगे? मैं कल वाली बात ही करता रहूँगा तो वो क्यों रुकेंगे? बिल्कुल। तो एंगल हमें खुद तलाश करने पड़ते हैं और उसके लिए ज़्यादा बेहतर यही है मिसबा भाई कि आप रिपोर्टिंग कर लें। रिपोर्टिंग जब करके आते हैं आप, पीछे से आपकी एक बेस स्ट्रांग होती है, आप काम करके आ रहे होते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली उसका बहुत फ़ायदा होता है। मैं ज़ाहिर जब अपनी एंकरिंग के अंदर बैठ के डिस्कस कर रहा होता हूँ जी, मैं जब मॉन्शन ग्लैड बाग में था, आपको पता है छोड़ने पड़ते हैं लोग, तो ज़रा बताएंगे मैं कितना काबिल आदमी हूँ, देखो मैं वहाँ भी गया था। मकसद ये होता है कि वो आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट बना देते हैं। बिल्कुल। अगर आप बैठे होते हैं, वो कहते हैं ना आपकी गुफ्तगू में, अच्छा जब जो सुनने वाला होता है वो उस लम्हे में, ज़ाहिर है मैं गया हूँ वहाँ पे तो ही मैं बात कर रहा हूँ, एथेंस ओलंपिक्स मैंने कवर किया, स्पेन के, मैं यानी कि यूरोप कोई 12-13 मुल्क गया हूँ मैं यूरोप में ही, बाकी तो क्रिकेट जहाँ होती है तो आपको पता ही है वो सब जगह गए। लेकिन मैं यूरोप भी इतना जाके ओलंपिक्स कवर करने गया, मुख्तलिफ इवेंट्स कवर कर, हॉकी का एक टूर्नामेंट था अल्कला ला रियाल, मैंने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। अच्छा। स्पेन में का दारुल, स्पेन का हिल स्टेशन है वो गरनाता, पुराना शहर होता था ग्रेनेडा, उससे ऊपर जाती है और पूरे पहाड़ पे उन्होंने जैतून लगाए हुए, और मेरे ख्याल है कुल टोटल उस जगह की आबादी 6000 लोग भी नहीं थे, और क्या खूबसूरत वादी थी वो। वैसे तो अल्लाह ने बहुत दुनिया दिखाई, बहुत सारे जजीरे देखने को मिले, बहुत दुनिया देखने को मिली। अच्छा, जब हम बतौर जर्नलिस्ट बात करते हैं तो आप लोगों का वास्ता पड़ता है प्लेयर्स के साथ। जब प्लेयर्स के खिलाफ कोई भी ऐसा क्राइम का इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी जो है वो इन्वॉल्व हैं मैच फिक्सिंग के अंदर, तो उस वक्त प्लेयर्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है? वो क्या डिमांड करते हैं आपके साथ? जब तक पकड़ा नहीं जाता, जब तक तो ऊपर से आते हैं,
जब पकड़े जाते हैं तो बिल्कुल नीचे से आते हैं कि अब बचाओ। तो ये होता है कि जब तक वो इल्ज़ाम है तो सिर्फ इल्ज़ाम है। हाँ, लेकिन जब वो साबित हो गया, मुजरिम बन गया, तो फिर तो जो है मुजरिम बन गया, तो वो बैकफुट पे। भाई मैंने ऐसे क्रिकेटर्स देखे हैं यार, आप यकीन माने, जब वो टीम से बाहर होते थे ना, मैंने साइकी देखे हैं उन्हें लिटरली। नसीम भाई मेरी कब बारी आएगी यार मैं ऐसे ही हो जाऊंगा यार, मैं की कर रहा हूँ यार मैं, नसीम भाई। और जब वो टीम में आ गए और आके कोई एक आध 50-60 कर दिया, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाने। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल आज ये बात भी आपके शो में बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कमिटमेंट के लिहाज से इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत टॉप पे देखा है। कमिटमेंट यार, मिसबा भाई आप यकीन करें कि मैंने अनिल कुंबले को मुझे ढूंढते हुए देखा है, क्योंकि उसने मुझसे कमिटमेंट किया हुआ था, वो मुझे ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। अब मैं नाम अपने क्रिकेटर्स का नहीं लूँगा, मैं उनको कहता हूँ यार 10 बजे पहुँच गए ना नसीम भाई, अब 10 बज के 10:15 बजे बैठा हूँ भाई, कहाँ पर यार, वहाँ फंस गया हूँ मैं, अभी आ जाऊँ, आऊँगा तो आधा घंटा और लगेगा। मैंने कहा नहीं थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा अक्सर होता है। देखिए कमिटमेंट बहुत है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि मोहाली में पहला टेस्ट मैच हुआ, उसी मोहाली स्टेडियम में मैंने शर्मिला टैगोर का इंटरव्यू किया था उस वक्त। तो वहाँ एक विक्रांत गुप्ता हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज तक में होते हैं, तो उस वक्त जियो का और आज तक का बड़ा कोलैबोरेशन था। हम लोग जाते थे, आपको पता है कैमरामैन उन्हीं का लेते थे, वो आते थे, हमारा कैमरामैन होता था, एक साथ होता था। तो मैंने विक्रांत को कहा, मैंने कहा यार मुझे इंटरव्यू, उसने कहा कि मुझे इंजमाम का दिलवा दो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने इंजमाम कैप्टन थे 2005 में, मैं इंजमाम भाई को कहा, मैं कहा यार वो दे दें। अच्छा ठीक है, उन्होंने सौरभ का करवा दिया। अब सौरभ गंगुली, मैच ख़त्म हुआ, सौरभ गंगुली वहीं खड़े हुए ग्राउंड के अंदर के जहाँ से कमिटमेंट की थी। मैं फंस गया कहाँ पर कि वो कामरान अकमल ने, अब्दुल रज़ाक ने और आसिम कमाल ने वो मैच बचा लिया, तो उनके इंटरव्यूज़ में लगे, वो मेरा इंतज़ार करके गए। जब जाने थे तो कहा कि यार मैं 15 मिनट वहाँ खड़ा होके आया, अब मैं प्लीज़, मैंने कहा नहीं आपका बहुत शुक्रिया। कमिटमेंट का आलम देखें आप, और मैंने खुद देख लिया था, ऊपर से नज़र आ रहा था वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अनिल कुंबले को मैंने कहा, जब तीसरे दिन का खेल था, पाकिस्तान मैच हार रहा था, मैं कहा अनिल भाई आपसे बात करने का मौका मिले तो अच्छा होगा। उसने कहा मैच ख़त्म हो गए तो बात करेंगे। अब क्या हुआ, वो एक लाख का मजमा, मैंने कहा यार इसको तो शूट करें ना, ये भी माहौल एक पाकिस्तान में दिखाना चाहिए। मैं वो दिखाने के लिए बाहर आ गया, पाकिस्तान मैच हार गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अनिल कुंबले ने मेरा वहाँ देखा, फिर वो ऐसे बाहर जब टीम जीत के निकल रही थी, लोगों को रोका हुआ था, तो भी वो इस तरीके से देख रहा था कि मैं नजर आ जाऊँ। मैंने वहीं से आवाज़ मार गई, मैं कहा अनिल भैया, उसने मुझे ऐसे करके देखा ना, यूँ करके देखा, उसने कहा यार कहाँ हैं आप, इस तरह करके। हाँ कि मतलब मैं इनको आने नहीं, इनको यार, वो ये भी कह सकते थे यार अब मैं इंतज़ार बहुत किया और ये वो एक बस में बैठ के चले गए, लेकिन कमिटमेंट ये नज़र आया आपको। मैंने बात की। उसके बाद राहुल द्रविड़ वहाँ से गुजरे, मैंने कहा आपसे बात करूंगा, उन्होंने कहा हम बेंगलोर में बात करेंगे। और बेंगलोर में अब वो, मैं एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में पहुंचा, वो गाड़ी से हट के उतर के खड़ा हुआ, जी मेरा कमिटमेंट और खड़ा हुआ, कह रहे मेरे कहने का मकसद है कि कमिटमेंट होना चाहिए यार। जो आपको यहाँ कभी महसूस होती है। अच्छा, जब आप एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट बाहर जाते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर आपको कैसे लोग मिलते हैं, वो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट के साथ उनका बिहेवियर कैसे होता है? वो देखिए मैंने मोस्टली टूर्स किए जिस वक्त मैं जियो में काम करता था। फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी तो जियो को बहुत हाथों हाथ लेती है, आपको पता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा, एक क्लिप उनका चल जाए, एक शॉट उनका चल जाए पाकिस्तान के जियो पे, तो बहुत ज़्यादा। तो ये मैं इस मामले में अपने आप को खासा खुशनसीब भी समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के रिप्यूटेड चैनल को रिप्रेजेंट करता हुआ बाहर गया। मैंने उसके बाद भी खासे टूर किए, लेकिन मोस्टली मैंने टूर्स जो किए, तो ज़ाहिर है जब आपके हाथ में जियो का माइक होता था तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द ही होती थी। होटल ये, घर में हमारे पास ठहरे, खाना मेरे साथ खाएंगे, और ये वो माहौल देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपको ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छा लगता है? मुझे ये सारे खिलाड़ी अच्छे हैं। नहीं, ये तो सियासी जवाब है ना, मैं खुद भी शो करता हूं। आप बताएं, चाहिए बताते हैं कि उसकी इखलाक की वजह से पसंद है, मुझे उसके खेल की वजह से पसंद है, मुझे उसकी टाइमिंग पसंद है, किसी भी वजह से लगेगा ये मुझे इस लिहाज से पसंद है, सॉफ्टनेस की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। देखिए बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे हैं। मोस्टली देखें, अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त जो आपके साथ अच्छा दोस्त चल रहा है ना, आपने उसकी बुराइयां ज़रा कम की तो फिर तो वो आपके साथ आमतौर पे अच्छा होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं शाहिद खान अफरीदी और शोएब अख्तर, ये दोनों मुझे पसंद हैं, क्योंकि ये दोनों मजबूर हैं।
किसी आम जगह पे निकल नहीं सकते हैं, दोनों की प्रॉब्लम है, रश बहुत ज़्यादा घेर लेता है, सुपर स्टार है, सुपर डुपर स्टार है, लेकिन यारों के यार है और दोस्तों के दोस्त हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो फिर आपके लिए आउट ऑफ वे चले जाएंगे। अच्छा, एक हमने भी पढ़ा है और देखा भी है और ये स्टडी करते हुए सामने आती है बात कि किसी भी प्लेयर को टीम में निकालने या लाने में सहाफ़ियों का बड़ा किरदार होता है। अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं या किसी को प्रमोट करके भेजते हैं यार ये बड़ा अच्छा खेल रहा था, काउंटी में खेल के आया, कौमी टीम में जगह नहीं मिल रही है उसको, ये नहीं हो रहा, तो आप एक प्रेशर डेवलप करते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है पाकिस्तान में? देखिए, अगर सच्चाई के साथ प्रेशर डेवलप किया जाए जो डिजर्विंग हो और उसके लिए अगर आप बात कर रहे हैं और वो जब मसला हल हो जाता है और वो लड़का खेल जाता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। सब एंगलिंग के साथ काम हो रहे हैं मोस्टली, और ज़ाहिर है वो दबाव नहीं लेते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये दबाव वाला लफ्ज़ सुन लेते हैं कभी कभी, दबाव कोई नहीं लेता इस मुल्क में। आप ये समझें कि पाकिस्तान क्रिकेट वाले बोर्ड वाले कोई दबाव ले लेंगे, ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं, दबाव नहीं होता। हाँ, लेकिन वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि भाई मिसबा भाई की इतनी परफॉर्मेंस है, इतना परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और अब इतना ज़्यादा लोग चीखना शुरू हो गए, तो अब हमें बैकफुट पे आना पड़ेगा, अब ये खेलेगा, अब इसको खिलाना पड़ेगा। रमीज़ राजा साहब के आने के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक एनर्जी आई है कुछ बेहतरी की जानिब। एक तो वो खुद स्टैंड ले रहे हैं, खुद चीज़ों को लेके चल रहे हैं, एनर्जी नज़र आ रही है मिसबा भाई। और अल्लाह करे, देखें पिछले 2 पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन आप उठा के देखें, उन एडिशन में दरमियान में रोकना पड़ा हमें अपना PSL, कोविड हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, बायोसिक्योर बबल हमसे सही नहीं बना। लेकिन इस दौर में देखें आप, कराची का पूरा इवेंट 27 को शुरू हुआ, 7 को ख़त्म हुआ, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट, एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा नहीं था कि कहीं से ऐसा लग रहा हो कि हमारी लीग डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसा कोई भी नहीं था। क्वालिटी बहुत शानदार है, प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त हो रही है, होपफुली एड्स बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। मतलब आप देखें तो किसी भी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया भर में क्रिकेट लीग में 2nd पोजीशन पे हम आ चुके हैं इस वक्त PSL के लिहाज से। अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करते हैं ना मिसबा, तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए हमारे मोस्टली मैचेस लास्ट ओवर में जा रहे हैं, हमारे ज़्यादातर मुकाबले कांटेदार हो रहे हैं। आप इंडियन प्रीमियर लीग उठा के देख लें, आप बिग बैश उठा के देख लें, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग उठा के देख लें, आप बंगला प्रीमियर लीग उठा के देख लें, आपको इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दिखाई नहीं देगी। कोई इतना वन साइडेड मैच हो जाता है, यार ये क्या हुआ था, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल। तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिहाज से हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, बॉलिंग स्टैंडर्ड हमारी क्रिकेट का बहुत अच्छा है क्योंकि बॉलर्स हम अच्छे प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही है। जाते जाते एक बड़ा अहम सवाल, लास्ट अभी हमने KTPL साथ किया काफ़ी अरसे बाद, क्या एक्सपीरियंस रहा KTPL का पाकिस्तान में? बदर एक्सपो KTPL फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। इस लिहाज से मैं इसको फैंटास्टिक एक्सपीरियंस कहता हूँ कि हमने अगर इस प्रोफेशन से अब तक कमाया है, खाया है, बच्चों की फ़ीसें दी हैं, घर चलाया है, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब जिस काम से हम जुड़े हुए हैं उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और पिछले दौर में इमरान खान साहब ने ये चीज़ कहा कि भाई नौकरियां नहीं होंगी, इदारे ख़त्म हैं खिलाड़ियों के। उन्होंने ये बात आज से नहीं कही, वो पिछले 30 साल से ये बात कहते हैं, 35 साल से यही बात कहते हैं। आज उन्हें मौका लगा, उन्होंने अपनी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मैं अपने मुल्क में देखता हूँ ना, ये अच्छा नहीं हुआ। लोगों के लिए कमाना बहुत मुश्किल है और उसके बाद से मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो जो एक टैलेंट वाफिर मिकदार में आया करता था उसकी तादाद में कमी हो गई है। अच्छा, लोग कम हो गए। हाँ। और इस KTPL का एक फ़ायदा ये होने जा रहा है कि अगर ये ब्रांड बन जाता है, जिस पे बहुत एफर्ट किए ज़ुहैर नसीर साहब ने, तमाम फ्रेंचाइजर्स ने, फिर ग्रेट जावेद मियादाद खड़े हुए थे, हारून रशीद, तौसीफ़ अहमद, सादिक मोहम्मद, जितने कैप्टन हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर मेरे साथ बैठे हुए। मैं जो अभी मेट्रो में ट्रांसमिशन कर रहा हूँ उसमें 3 फ्रेंचाइज ऑनर्स बैठे हुए हैं जी, देखिए मैंने वो प्रोग्राम, और उसमें वो फोकस इसी चीज़ का मैं करवा रहा हूँ और वो भी ये बात कर रहे हैं कि हमने इन बच्चों को नौकरियाँ देनी है, हमने इनके रोज़गार का मसला हल करना है। अगर ये हल करने में कामयाब हो गए, और देखें हमारे मुल्क में क्रिकेट बिकती है, हमारे यहाँ बहुत चंद चीज़ें हैं जो बिकती है, उनमें एक चीज़ क्रिकेट है, क्रिकेट बिकती है। तो उस लिहाज से फ्रेंचाइज ओनर्स अगर इस जानिब सोच रहे हैं कि उनके मसाइल हल हो जाएं, तो आप यकीन करें इट इज़ दी बेस, ये बेस है हमारी और बेस से ही आना है फिर लोगों ने। देखिए मेरे नज़दीक क्रिकेट जो है ना वो बाइंडिंग फोर्स है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे ईद का चांद एक दिन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे
मैच जीतने का जश्न कराची से खैबर तक एक दिन मनाया जाता है, इसका मतलब है कि क्रिकेट बाइंडिंग फोर्स है और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट के अलावा मिसबा भाई दूसरी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम सबको एक लड़ी में पिरो दे। खैबर से लेके चमन तक हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दे, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। नॉट अ सिंगल थिंग, कोई नहीं है, कोई ना कोई सियासी पार्टी है, ना कोई लीडर है, ना कोई NGO है, ना कोई इदारा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक क्रिकेट है। जब वो पाकिस्तान टीम खेल रही होती है तो सब मिलके कह रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इसलिए बचाना चाहिए। ये खेल नहीं है पाकिस्तान में। हमने हॉकी के साथ भी खेल लिया, हमने स्क्वॉश के साथ भी खेल लिया, क्रिकेट के साथ खेलेंगे तो पूरी कौम के साथ खेलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत गुफ्तगू रही। एक लास्ट कोई मैसेज देते हैं यूथ के लिए कि जो आना चाहती है मीडिया की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ। मैं यही बात कहता हूँ कि आप बस दो चीज़ों को जहन में रखें। आपको आपके माँ बाप से बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकता, वो कोई दे ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये शायद आउटडेटेड हो गए, ये पुराने हो गए, हम नए दौर के लोग हैं, हमें नई टेक्निकलिटीज़ का बहुत पता है, हमें बहुत सारी चीज़ों का हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हो सकता है आप ज़ाहिर कंप्यूटर उन्होंने तो नहीं देखा, आपने देखा है, मोबाइल पे इतनी सारी चीज़ों को आप हैंडल कर लेते हैं, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन वो जो मशवरा आपको दे रहे हैं वो याद रखिएगा, उससे बेहतर मशवरा फिर नहीं होगा। या तो अगर आप समझ सकते हैं कि मैं जो है वो बेहतर हूँ, तो अपने माँ बाप को कायल कर लें, वो एक सेकंड में कायल हो जाएंगे। उनकी ज़रा सा पता चल रहा है, क्योंकि वो आपसे बेहतर तरक्की कोई मान ही नहीं सकता मैं इस दुनिया में कि माँ बाप से ज़्यादा कोई अपने बच्चे की तरक्की चाहता होगा, हो नहीं सकता। आप उन्हें कायल करेंगे, वो फ़ौरन कायल हो जाएंगे। हम आमतौर पे ये कर रहे होते हैं कि हम उससे जाके भी डिस्कस कर रहे हैं, उससे जाके भी डिस्कस कर रहे हैं, मेरे अब्बू ने मना कर दिया, आप मेरे साथ ही। आप अपने अब्बू को कायल कर लें, अगर वो कायल हो जाते हैं तो ठीक है। अपनी अम्मी को कायल कर लें, वो कायल हो जाती हैं तो ठीक है। अगर वो कायल नहीं होती हैं तो फिर जो वो कह रहे हैं वो कर लें, आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस जो है वो आपके इस मशवरे पे ज़रूर अमल करेगी। मिसबा भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। तो ये थे नसीम भाई, और नसीम भाई एक ब्रांड है माशाल्लाह, और हमें यकीनी तौर पे जो है वो इनके तजुर्बे से सीखना चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।